तो अब हम बात कर लेते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो कि एटॉमिक रेडियस है। बेसिकली हमारे पास जो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक रेडियस, जो डिफाइन कराएगी साइज़ ऑफ द एटम को, कि किसी एटम का साइज़ इन दी पीरियड और इन दी ग्रुप किस तरीके से वेरिएट करता है, क्या उसका ट्रेंड है और कितने टाइप की एटॉमिक रेडियस होती है। तो सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियस को समझते हैं। एटॉमिक रेडियस है क्या? बेसिकली ये है एक न्यूक्लियस किसी न्यूट्रल एटम का। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ हमने बनाई आउटर मोस्ट शेल्स। अब इस आउटर मोस्ट शेल्स में मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल टू दी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक की जो डिस्टेंस है उसको नाम दिया जाता है एटॉमिक रेडियस का। तो हम क्या लिखने वाले हैं कि एटॉमिक रेडियस कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम। दिस इज नोन एज द एटॉमिक रेडियस। नॉर्मल वर्ड्स में केवल ये डेफिनेशन काम करती है, सीधी सी सिंपल लैंग्वेज। और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा है, नियर दी न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत पास पास होंगे। जब हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर कहेंगे हमेशा, तो इसका मतलब ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास बैठे हुए हैं। और जब हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन दूर दूर बैठे हुए हैं। इस तरीके से वो फैले हुए होंगे दूर दूर। अब टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें तो ये होती हैं 3 तरीके की। पहली कोवेलेंट रेडियस, दूसरी वैन डेर वाल्स रेडियस, तीसरी मेटालिक रेडियस। इन तीनों के कॉन्सेप्ट को हमारे लिए समझना ज़रूरी है अगर हमें इनका ट्रेंड समझना हो। तो बेसिकली जब मैं बात करूँगा कोवेलेंट रेडियस को लेकर के, तो कोवेलेंट रेडियस कौन से कंपाउंड से रिप्रेजेंट करेंगे, कहाँ पर ये हमें देखने के लिए मिलेगी, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है। तो कोवेलेंट रेडियस हमेशा वहाँ आएगी जहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल होंगे। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, जिनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, ना कि लॉसिंग और गेनिंग, वहाँ पर हमें मिलती है कोवेलेंट रेडियस। वहाँ पर हमें मिलती है कोवेलेंट रेडियस। अब शेयरिंग किस जगह होती है? शेयरिंग होती है विद इन द सेम एटम, एलिमेंट और मॉलिक्यूल। जैसे मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होगा तो वो शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन अगर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करेगा तो वहाँ वो लॉसिंग और गेनिंग की नेचर दिखाएंगे। रीज़न क्या है कि एक मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और एक मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है। जहाँ पर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस टर्म को हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली टेंडेंसी होती है टू बाइंड अप द इलेक्ट्रॉन्स इन दी एटम। ये एक ऐसी टेंडेंसी है जो इलेक्ट्रॉन्स को बांध के रखती है एक एटम के अंदर। अगर ये ना हो तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जंप करेंगे एटम से और एटम एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर आ जाए, अगर कोई एक एटम ए है और कोई एक एटम बी है और इनमें से कोई एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो बेसिकली यहाँ पर हम एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं जिसमें मैंने कहा कि एक एटम है ए, एक एटम है बी, और इसमें से एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो उस केस में जो बी वाला होगा वो ए के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखेगा और मजबूरन ए को अपना इलेक्ट्रॉन बी को शिफ्ट कराना पड़ेगा, जिसकी वजह से बी पर आ जाएगी कमी और ए पर आ जाएगी कमी और बी पर हो जाएगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिस एटम पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और जिस पर एक्सेस हो जाता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर होती है लॉसिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो केस बेसिकली कोवेलेंट के अंदर कंसिडर नहीं होता क्योंकि ये आयोनिक बॉन्डिंग के अंदर आता है।
तो हमें क्या देखना है, हमें देखनी है कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग तब होगी जब दोनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी होगी। यानी कि मैंने बात करी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की, मैंने बात करी क्लोरीन और क्लोरीन की, तो बेसिकली इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है, जितनी इस हाइड्रोजन की होगी उतनी ही इस हाइड्रोजन की होगी। तो इन दोनों के आउटरमोस्ट शेल में होते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन, दोनों को ड्यूप्लेट पूरा करना है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को लॉस तो नहीं कर सकते, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं कर सकते, इसीलिए इन दोनों के पास एक ऑप्शन होता है कि ये शेयरिंग कर लें। तो जैसे ही ये दोनों अपने इन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं तो दोनों का ड्यूप्लेट पूरा हो जाता है और इनके बीच में एक बॉन्डिंग बन जाती है जिसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग, और मॉलिक्यूल जो तैयार होगा वो कहलाएगा H2। तो बेसिकली जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है या कोवलेंट रेडियस होती है वो डिस्टेंस होती है। अब इसको मैथमेटिकली हम कैलकुलेट करें अगर, तो मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे कि कोवलेंट रेडियस इज द डिस्टेंस या 1/2 डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स। जैसे मैंने कहा ये हाइड्रोजन का एक एटम, ये इसका न्यूक्लियस, ये हाइड्रोजन का एक एटम, ये इसका न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस की बीच की डिस्टेंस का हाफ, दोनों के न्यूक्लियस की बीच की डिस्टेंस का हाफ क्या कहलाएगा, कोवलेंट रेडियस कहलाएगा। तो इसको हमने क्या लिखा कि 1/2 ऑफ द बॉन्ड लेंथ बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स, दिस इज नोन एज कोवलेंट रेडियस। तो अब कोवलेंट रेडियस को अगर हम और ज़्यादा डिफाइन करें तो बेसिकली ये टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स के बीच में बनती है। जो ये कोवलेंट रेडियस होगी, जो बॉन्डिंग होगी वो बेसिकली नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स के बीच में या फिर टू एडजेसेंट आइडेंटिकल एटम्स के बीच में होगी। आइडेंटिकल एक टर्म का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आइडेंटिकल नहीं है तो हम उसका यूज़, तो हम वहाँ पर कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं कर सकते, यानी कोवलेंट रेडियस वहाँ पर नहीं बनेगी। तो बेसिकली कोवलेंट रेडियस क्या हुई कि मैंने एक क्लोरीन का एटम लिया, ये मैंने एक और इसका एडजेसेंट एटम लिया जो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास ही रखे हुए हैं। इन दोनों एडजेसेंट एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस चेक करो, मान लो कि वो x है। मैंने कहा कि दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस यानी डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द टू एडजेसेंट एटम्स इज़ x। तो इसका जो हाफ आएगा दैट इज़ द कोवलेंट रेडियस, उसको हम नाम देंगे कोवलेंट रेडियस का। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि क्लोरीन के ही ये जो मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें x है, तो एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया गया है कि सॉलिड स्टेट पर जो दो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोरीन के, उनकी बॉन्ड लेंथ होती है 360 पिकोमीटर। तो ये जो बेसिकली हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, अगर ये एक मेरे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल, ये एक मेरे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल, मुझे क्या चेक करना है, मुझे ये देखना है कि इनके बीच की कोवलेंट रेडियस होगी क्या। तो इन दोनों के बीच की न्यूक्लियस की डिस्टेंस तुमने चेक करी, न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस जितनी भी आएगी उसका जस्ट क्या कर दो, हाफ कर दो, तो वो क्या कहलाएगी, कोवलेंट रेडियस कहलाएगी, क्योंकि कोवलेंट रेडियस विद इन द सेम मॉलिक्यूल बनती है या विद इन सेम एटम्स बनती है। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हो वंडरवॉल रेडियस की, तो वंडरवॉल रेडियस में वही चीज़ आ जाती है, बस दोनों में क्या फ़र्क आएगा कि यहाँ पर जो एटम्स रहने वाले हैं, जो न्यूक्लियाई एटम्स रहने वाले हैं, वो सॉलिड स्टेट टाइप के रहेंगे और एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन जब हम वंडरवॉल रेडियस की बात करते हैं तो डेफिनेशन तो बिल्कुल उसी की तरह काम करेगी, लेकिन यहाँ पर कैसे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, जो आइसोलेटेड स्टेट पर होंगे, जो गैसियस स्टेट पर होंगे। कोवलेंट रेडियस में गैसियस स्टेट पर मॉलिक्यूल बॉन्डिंग नहीं करते हैं, नॉर्मल स्टेट पर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर वो रिएक्शन में बॉन्डिंग कर जाते हैं, या तुम कह सकते हो कि सॉलिड स्टेट पर रिएक्शन में बॉन्डिंग कर जाते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हो वंडरवॉल रेडियस की, तो वो हमेशा गैसियस एटम्स या गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में बनती है। तो कोई भी दो नेबरिंग मॉलिक्यूल हमने लिए किसी एक एटम के, किसी एक एलिमेंट के, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसका जो हाफ होगा, बस कंडीशन यही है कि ये गैसियस होने चाहिए, गैसियस मॉलिक्यूल हों, दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ क्या कहलाएगा, वंडरवॉल रेडियस कहलाएगा। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ क्लोरीन के लिए बता रखा है कि क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल जो नेबरिंग रखे होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस होती है 360 पिकोमीटर। ये क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल है। कोवलेंट में क्या फ़र्क है कि वो क्लोरीन का ये एटम है और ये भी क्लोरीन का एटम है, ये खाली Cl है, ये खाली Cl है। लेकिन वंडरवॉल में क्या फ़र्क आया कि ये पूरा का पूरा एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल, ये पूरा एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल, यानी Cl2 और Cl2। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है 360 पिकोमीटर।
तो अगर मुझे पता लगाना हो वंडरवॉल्स रेडियस का, तो मुझे 360 का हाफ करना पड़ेगा, जो कि इक्वल आएगा 180 के। तो वंडरवॉल रेडियस की डेफिनेशन भी वही आती है कि इट इज़ 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ द टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स या मॉलिक्यूल्स। तब जा करके हमें पता चलता है किसका, वंडरवॉल रेडियस का। नेक्स्ट इसमें आ जाती है मेटालिक रेडियस। तो बेसिकली मेटालिक रेडियस को अगर हम देखें तो मेटालिक रेडियस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कोई भी पॉजिटिव आयन बनाने वाली चीज़ होनी चाहिए, कोई ऐसी स्पीशी जो चेंज हो सकती हो पॉजिटिव आयन में। और पॉजिटिव आयन में चेंज होने की जो टेंडेंसी होती है वो होती है मेटल्स की, क्योंकि मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्ट इट इनटू दी कैटायन। आसानी से वो अपना कैटायन बना लेते हैं। तो करना क्या है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, और वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ये पार्टिसिपेशन देते हैं बॉन्डिंग करने के लिए। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है, एक तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल वाले हो गए और एक हो गए अंदर वाले, ठीक है। इस चीज़ को ऐसे समझेंगे कि मैंने कहा सोडियम के केस में आउटर मोस्ट शेल में 3s1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके अंदर रखे होते हैं 2p6, फिर उसके अंदर रखे होते हैं 2s2, फिर उसके अंदर रखे होते हैं 1s2। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर नोन एज द कर्नल इलेक्ट्रॉन्स, और 3s1 इज नोन एज द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है। अब ये वाला एक सिंगल एटम लिया मैंने सोडियम का, एक और मैं ऐसा एटम ले लेता हूँ सोडियम का। तो दो नेबरिंग सॉलिड एटम्स के बीच कर्नल इलेक्ट्रॉन्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब काम करती है, तो उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का जो हाफ होगा क्या कहलाएगा, मेटालिक रेडियस कहलाएगा। उसको हम बोलते हैं मेटालिक रेडियस। बस चेंज कहाँ आ रहा है, पहली वाली जो रेडियस थी कोवेलेंट, उसमें कोवेलेंट एटम थे, दूसरी आ गई तो उसमें गैसियस मॉलिक्यूल बन गए जिसमें वंडरवॉल रेडियस बनी। तीसरी मेटालिक रेडियस आ गई तो इसमें मेटालिक एटम्स होंगे, जैसे कि मैंने एटम लिया है सोडियम का जो कि एक मेटल है। इनके पास दो तरीके के इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करें, एक कर्नल वाले एक मोबाइल वाले। तो बेसिकली मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और कर्नल इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को साइमल्टेनियसली अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में एक बॉन्डिंग बन जाती है, और उस बॉन्डिंग का जो हाफ होगा, उस बॉन्ड लेंथ का जो हाफ होगा, दैट इज़ द मेटालिक रेडियस। फॉर एग्जांपल हम बात करें अगर कि मेटालिक रेडियस ऑफ सोडियम इज़ 186 पिकोमीटर, वेयर एज इट्स कोवेलेंट रेडियस एज डिटरमाइंड बाई इट्स वेपर। जब हमने सोडियम एटम को गर्म किया तो उसकी वेपर्स बनी, और उसमें हमने उनकी कोवेलेंट रेडियस को चेक किया तो वो मिली 154। देखो मेटालिक रेडियस ज़्यादा है 186 पिकोमीटर, और जो वेपर फॉर्म में हमें मिल रही है कोवेलेंट रेडियस वो कम है। मेटालिक रेडियस ऑफ पोटेशियम इज़ 231 पिकोमीटर वाइल इट्स कोवेलेंट रेडियस इज़ 203 पिकोमीटर। यानी कि सॉलिड स्टेट पर इनकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, पिकोमीटर में है, और जब हम इसको गर्म कर देते हैं, वेपर फॉर्म में पहुंचा देते हैं, इनकी कोवेलेंट रेडियस की जब हम बात करते हैं तो उसकी वैल्यू कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है, कम हो जाती है, एज़ कम्पेयर टू पहले से क्या रह जाएगी, कम रह जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें वेरिएशंस को लेकर के कि एटॉमिक रेडियाई का वेरिएशन किसी पीरियड में किस तरीके से होता है या किसी ग्रुप में किस तरीके से वेरिएट करती है, तो वेरिएशन बहुत सिंपल है, वेरिएशन बहुत आसान है। इसका वेरिएशन बेसिकली कॉमन रहेगा फॉर ऑल द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इन द पीरियड और द ग्रुप, लेकिन अगर हर जगह ही एक ही जैसा होगा तो एक्सेप्शंस काम करना बंद कर देंगे। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में से निकलने वाले क्वेश्चंस में एक्सेप्शंस भी काम करते हैं। तो एटॉमिक रेडियाई का सबसे पहले हम वेरिएशन देख रहे हैं इन दी पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और 10th क्लास में भी ये चीज़ पढ़ाई गई थी कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो शेल एक ही बनी होती है, मतलब शेल कॉन्स्टेंट रहती है। इसके लिए भी दो शेल, 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 सबकी शेल कितनी होंगी, दो होंगी। ये मैंने दो शेल बना दी। इन दो शेलों में जब मैं लिथियम की बात कर रहा हूँ तो एक ही इलेक्ट्रॉन जाता है आउटर मोस्ट में, जब मैं बेरिलियम की बात करता हूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं आउटर मोस्ट में, बोरॉन की बात करता हूँ तो 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं आउटर मोस्ट में, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6 और फ्लोरीन में 7। तो जैसे जैसे हम पीरियड में बढ़ रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी सेम शेल बढ़ते जा रहे हैं, और जब सेम शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो उनका अट्रैक्शन टूवर्ड्स द न्यूक्लियस भी बढ़ता है, जिसकी वजह से साइज ऑफ द एटम कंपैरेटिवली थोड़ा सा श्रिंक होना शुरू हो जाता है। इसी बिहाफ पे हम ये कहते हैं कि एटॉमिक रेडियाई ऑलवेज डिक्रीजेज इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज इन द सेम
शेल, दैट्स वाई द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। जब एक ही शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो ये ZeFF जो है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, क्योंकि पहले एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन दिखा रहा था न्यूक्लियस की तरफ, लेकिन फ्लोरीन के केस में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन दिखाएंगे न्यूक्लियस की तरफ, जबकि शेल कॉमन है, शेल एक ही है। तो ये वेरिएशन है कि लिथियम की एटॉमिक रेडियाई है 155, बेरिलियम की कम हो गई 112, बोरॉन की 98। सिमिलरली आगे बढ़ते हुए फ्लोरीन तक जब हम पहुँचे तो इसकी एटॉमिक रेडियाई मिली 72। तो ये किस बिहाफ पे मिल रही है? क्योंकि ZeFF बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। ऐसे ही एक और ग्रुप की, एक और पीरियड की हमने बात करी, थर्ड पीरियड की, जिसमें सोडियम से लेकर के क्लोरीन तक के एलिमेंट्स हैं। तो सोडियम की जो मेटालिक रेडियस होती है वो 190 मिली, मैग्नीशियम की 160, एल्यूमिनियम की 143, सोन क्लोरीन की हमें मिली 99। तो इन द पीरियड एटॉमिक रेडियाई ऑलवेज डिक्रीजेज। और रीज़न क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम शेल इंक्रीजेज सो दैट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। अब ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बेसिकली क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के साथ अपनी जो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन है उससे कैसे बचाया जा सकता है, कैसे बच सकता है। तो डेफिनेशन तो एग्जाम में नहीं पूछी जाती इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए, लेकिन फिर भी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रेफर्स टू द चार्ज फेल्ट बाय द आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम आफ्टर द नंबर ऑफ शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दैट सराउंडेड द न्यूक्लियस इज टेकन इनटू अकाउंट। जैसे मैं बात करूं तो यहाँ न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और ये हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मन है कि वो न्यूक्लियस की तरफ जाएं, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निगेटिवली चार्ज हैं। तो हर निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन की टेंडेंसी होती है, लेकिन अंदर वाली ही शेल के कुछ इलेक्ट्रॉन्स बचाव कर रहे हैं न्यूक्लियस का कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन उसके कॉन्टैक्ट में ना आए। तो बेसिकली ये इफेक्ट कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट, कि व्हेन इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स प्रिवेंट द न्यूक्लियस या प्रिवेंट द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, दिस इफेक्ट इज नोन एज द शील्डिंग इफेक्ट, कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ जा ही ना पाएँ। और वो किसकी वजह से रुके हुए हैं? इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को। द ट्रेंड ऑन द पीरियोडिक टेबल इज टू इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड एंड इंक्रीज डाउन अ ग्रुप। ये जो ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में वो पीरियड के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है और ग्रुप में ये डिक्रीज होगा। यहाँ पर ये मिसप्रिंटिंग है, इंक्रीज की जगह डिक्रीज आएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है इन दी ग्रुप। तो अब बात करें अगर कैलकुलेशन करने की, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं Z माइनस सिग्मा। सिग्मा बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिफाइन करती है, ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहलाती है। क्वेश्चन के अंदर हमेशा मिलेगा तुमको लिखा हुआ, स्क्रीनिंग कांस्टेंट इसका नाम है, इसको याद रखना है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट डिफाइन करती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, बार बार बता रहा हूँ इस चीज़ को। स्क्रीनिंग कांस्टेंट डिफाइन कर रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, कि इलेक्ट्रॉन कितने पास पास हैं, मेजॉरिटी कितनी है। और Z जो होगा वो एटॉमिक नंबर होगा। किसी भी एटम या एलिमेंट के लिए जब हम बात करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, तो उसके एटॉमिक नंबर में से उसके स्क्रीनिंग कांस्टेंट को घटा दो, हमें क्या मिल जाएगा? उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिल जाएगा। अब Z को कैसे हम डिफाइन करते हैं? Z को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि Z कैसे मिलेगा हमें, क्योंकि फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है Z माइनस सिग्मा का। तो Z क्या है? एटॉमिक नंबर, जो कि प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑलवेज इक्वल टू दी एटॉमिक नंबर, ये हमेशा इक्वल रहेंगे। स्क्रीनिंग कांस्टेंट को अगर कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए स्लेटर रूल आता है, और स्लेटर रूल हमसे क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ सिग्मा कैसे कैलकुलेट की जाएगी वो न्यूमेरिकली डिपेंड करता है। न्यूमेरिकली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ये जो कॉन्सेप्ट है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है किसी भी एलिमेंट की। तो हम पर्टिकुलरली एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। कोई भी एक एलिमेंट मैंने लिया और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर लिया। अब जब मैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लूँगा तो जनरली, चलो मैं एग्जांपल बात करता हूँ लिथियम को लेकर के, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 एंड देन 2s1। तो ये जो 1s2 2s1 आ रहा है वहाँ से हमें इसकी सिग्मा की वैल्यू मिलेगी 1s2 2s1 के बिहाफ पे कि s ऑर्बिटल में और p ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जा रहे हैं। अब जो s वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा p वाले ऑर्बिटल से क्या करेगा? कंट्रीब्यूशन कम करेगा।
क्योंकि आउटर मोस्ट शेल पी की अगर बन रही है तो वो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा करने वाला है, और अगर एस की भी बन रही है तो वो इनर शेल की तरह काम करेगा, इनर ऑर्बिटल की तरह काम करेगा, जिसकी वजह से वो पार्टिसिपेशन कम देगा। तो हम यहाँ पर एक वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, क्या कि एस और पी ऑर्बिटल इन दी सेम शेल अगर इलेक्ट्रॉन को कंटेन कर रहे हैं तो हम इनके कंट्रीब्यूशन को 0.35 फॉर एस और 0.85 फॉर पी इस तरीके से कंसिडर करते हैं। यानी कि वन एनर्जी लेवल ऑर्बिटल लोअर देन जिसकी एनर्जी 0.35 से कम रह गई, जिस एनर्जी लेवल की या जिस सबशेल की वैल्यू 0.35 से कम रह गई, एनर्जी की जो बात कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की जो हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमेशा उसका कंट्रीब्यूशन 0.85 ही कंसिडर करना है। तो स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग हमें ये चेक करना होगा कि किसी भी एटम या एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उन इलेक्ट्रॉन्स में उनकी एनर्जी 0.35 से कम है कि ज़्यादा। अगर कम होगी तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 0.85 कंसिडर किया जाएगा, ना कि 0.35। तो एस और पी दोनों के लिए ही हमने कंसिडर कर लिया 0.85, जो कि मिला करके कितना हो गया 1.7, जो किसकी वैल्यू कहलाएगी, सिग्मा की वैल्यू कहलाएगी। यानी कि दो इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज़ को तुम्हें ऐड कर देना है तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट मिल जाएगा। अब जब तुम Z में से सिग्मा को माइनस कर लोगे तो हमें क्या मिलता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिलता है। जैसे कि जब मैं बात कर रहा हूँ लिथियम को लेकर के, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट अभी हमने निकाला एस और पी के कंपैरिजन में, जो कि कितना आया 1.7। जैसे ही 3 में से इसको माइनस करते हो तो हमें मिल जाती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो कि कहलाता है 1.3, जिसकी वैल्यू हमें थ्योरेटिकली मिलती है 1.3। तो यहाँ इस टेबल में कुछ एलिमेंट्स रिप्रेजेंट किए गए हैं जिनकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन की गई है। एग्ज़ाम के लिए डिफाइन ये वैल्यूज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से केवल और केवल फॉर्मूला पूछा जाता है, कैलकुलेशन करने के लिए क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो ये था हमारे पास एटॉमिक रेडियाई का पीरियड में वेरिएशन और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसके बाद अगर हम देखें कि ग्रुप के अंदर एटॉमिक रेडियाई कैसे वेरिएट करती है, तो ये भी बहुत आसान है। आसान क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जब हम ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप में एक चीज़ आती है कि नंबर ऑफ़ शेल्स हमेशा बढ़ते हैं। नंबर ऑफ़ शेल्स डाउन टूवर्ड्स क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं हमेशा। और जब नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ेंगी तो एटॉमिक रेडियाई ऑटोमेटिकली क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। दोबारा रिपीट करता हूँ कि जब हम डाउन टूवर्ड्स आते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल्स हमेशा इंक्रीज़ होती हैं। पहले पीरियड 2 आएगा तो 2 शेल, तीसरे पीरियड में जाएंगे तो 3 शेल, चौथे पीरियड में जाएंगे तो 4 शेल, सिमिलरली 7वें पीरियड तक टोटल 7 शेल हो जाती हैं। तो 2 शेल का साइज़ छोटा, 3 शेल का साइज़ उससे बड़ा, 4 शेल का साइज़ उससे भी बड़ा, और ऐसे ही 7 शेल तक वो जाएगा, तो साइज़ बढ़ता जाएगा। तो जब नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते हैं तो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल की बढ़ती है, और जब डिस्टेंस आउटर मोस्ट शेल की बढ़ेगी तो हम ये कहेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है तो हमारा कहने का मतलब होता है कि एटॉमिक रेडियाई बढ़ रही है। तो बेसिकली पीरियड में एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ होती है और ग्रुप में एटॉमिक रेडियाई हमेशा इंक्रीज़ होती है। यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पीरियड में इंक्रीज़ होता है और ग्रुप के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होता है। ये दो कॉमन चीज़ें, दो कॉमन वेरिएशन काम करेंगे हमेशा हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।